हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी कानून की आवश्यकता हमें कब पड़ती है, कौन सी कानून की जरूरत हमें किन अपराधों पर पड़ती है। क्योंकि सबसे पहले साथियों, हमारे लोगों को यह भी पता नहीं है कि किन अपराधों पर जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध किए जाते हैं तो उसको कौन सा कानून के तहत मुकदमा किया जाता है, कहाँ पे जाना चाहिए, किन कानून के तहत उसे सज़ा दिलाना चाहिए, ये भी हमारे लोगों को पहले साथियों पता नहीं है। इसलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किन अपराधों पर कब हमें कौन सी कानून की आवश्यकता पड़ती है। आप इस वीडियो को बेसिक स्ट्रक्चर से साथियों जोड़कर देख सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से साथियों इसको जोड़ सकते हैं। आज साथियों हम कानून का समझ लीजिए बेसिक स्ट्रक्चर का क्लास 2 में ले रहा हूं, जो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कानून की आवश्यकता कब पड़ती है, कब हमें ज़रूरत पड़ता है। बस साथियों मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साथियों हम लिखे हैं संवैधानिक कानून। इसको कहते हैं साथियों इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखिए साथियों, मेरे पास बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान है। इसी जो कानून है, इसी कानून को कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसी को कहते हैं संवैधानिक कानून। अब ये भारत का जो संविधान है साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो संविधान है, ये संविधान में छोटे मोटे चीज़ों के बारे में सिर्फ नहीं लिखा गया है कि कोई चोरी कर दिया तो इसको इतना साल का सज़ा दो, कोई डकैती कर दिया तो इतना साल का सज़ा दो, या तो इन सब चीज़ों छोटे छोटे चीज़ों के बारे में इस चीज़ों में नहीं लिखा गया। ये सबका बाप है, ये सबसे बड़ा सर्वोपरि है। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने देश कैसे चलेगा, देश की जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का यंग कौन कौन सी होगी, सरकार की शक्तियां कैसे होगी, विधायिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करेगी, न्यायपालिका। इनके साथ साथ साथियों भारत के करोड़ों लोगों को, नागरिकों को अधिकार कैसे मिलेगा, संरक्षण कैसे होगा, मौलिक अधिकार किस प्रकार का होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में साथियों कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इसे हम कहते हैं संवैधानिक कानून। छोटे मोटे चीज़ों के बारे में इसमें नहीं लिखा। मूलभूत अधिकार है, जब जो जीवन को जीने के लिए एकदम चीज़ जरूरी है, उन सब चीज़ों के बारे में साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान में लिखे हैं। और देश की शासन प्रशासन कैसे चलेगा, इनके बारे में साथियों ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमें बताता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथियों नीचे सब कानून आता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन लॉ पढ़ते हैं तो ये भी संविधान के नीचे आता है। आप क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं जिसको दंड कानून कहते हैं तो ये भी संविधान के नीचे आता है। और सबसे बड़ा बाप कौन है तो वो है भारत का संविधान। इसके बाद साथियों उसके नीचे सब कानून है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में लिखा है, जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं, जो प्रावधान करके दिए हैं, उस अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा ये छोटा कानून। ये जितने सारे कानून साथियों मैंने लिखा हूँ, ये सारा कानून बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान में लिखे हैं उस कानून का कोई उल्लंघन नहीं करता हो, इस चीज़ को साथियों ध्यान में रखते हुए ये सारे कानून बना हुआ है। जो अभी हम लिखे हैं प्रशासनिक कानून, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन लॉ कहते हैं। इसके बाद साथियों दंड कानून, क्रिमिनल लॉ कहते हैं। और क्रिमिनल कानून में साथियों वैसा कोई कानून नहीं रहेगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें दिए हैं अधिकार, उस अधिकार का उल्लंघन करता हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को ध्यान में रखते हुए सारे कानून साथियों अभी भारत के अंदर काम कर रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत ही सारे कानून भी अभी चल रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। इसके बाद उसके नीचे साथियों सब कुछ आता है। ठीक है, तो साथियों संवैधानिक कानून क्या है मैं आपको बता दिया। अगला साथियों प्रशासनिक कानून, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये क्या भैया, इससे प्रशासन से जुड़े हुए सारे कानून साथियों इसी से जुड़ा हुआ है। आपके कोई प्रशासन आपका कोई काम नहीं करता है, यदि आप कुछ काम कराने के लिए कोई दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर वहाँ का पुलिस अधिकारी या तो वहाँ का अधिकारी होंगे कार्यालय का, ऑफिस का, वो बड़ा बाबू छोटा बाबू आपको डांट के भगा देंगे। या कोई भी अधिकारी भाई, डीसी हो, एसपी हो, चाहे जो भी हो,
प्रशासनिक तंत्र में जो भी आते हैं वो सारे साथियों अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, आपके साथ कुछ गलत करता है, आपका काम को नहीं करता है, आनाकानी करता है काम करने से, तब साथियों आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के तहत जो है आप उस क्या करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई होता है साथियों। तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया साथियों। अब इसका जो प्रमुख अंग होता है वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका का जो साथियों, कार्यपालिका के ही दिशा निर्देश पर जो है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ साथियों काम करता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सबसे बड़ा कौन होता है सर्वोपरि, तो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का काम क्या होता है कि भैया विधायिका जो है आने की मंत्री संतरी लोग जो है कानून बना दिया, इसके बाद कानून को लागू कौन करवाएगा, तो ये काम होता है किसका, तो ये काम होता है भैया कार्यपालिका का। तो कार्यपालिका के ही अंतर्गत कौन आते हैं, प्रशासन आते हैं। अब प्रशासन लोग ढंग से काम नहीं करेगा तो किसका विरोध हो जाएगा, किसका खिलाफ हो जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के खिलाफ हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ साथियों हम लोग को पढ़ना बड़ी जरूरी है। तो ये प्रशासनिक कानून का, ये साथियों प्रशासनिक कानून का आता है। दूसरा साथियों है क्रिमिनल लॉ, जिसको हम दंड कानून कहते हैं। भारत के तमाम नागरिक चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, शूद्र, कुछ भी हो, यहाँ पर नहीं चलेगा किसी के साथ भेदभाव। क्रिमिनल लॉ साथियों ऐसा कानून है जो कानून साथियों अगर कोई बड़ी कास्ट का हो चाहे छोटी कास्ट का हो, कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपराध कर देता है, किसी को मर्डर कर देता है, तो उसको कौन सी धारा लगेगा, कौन सा सेक्शन के तहत उसको सजा होगी, कितना साल की सजा होगी, ये साथियों क्रिमिनल लॉ बताता है। अब क्रिमिनल लॉ में साथियों अब इसमें दो भागों में बटा गया है, एक BNS हो गया, एक BNSS हो गया। जो पहले IPC था और CRPC था। अब साथियों भारतीय न्याय संहिता ये तय करेगा कि कोई व्यक्ति मर्डर किया है तो मर्डर में कौन सा धारा लगेगा, अगर कोई चोरी किया है तो कौन सा धारा लगेगा, अगर कोई किसी बलात्कार किया अगर महिला के साथ तो कौन सी धारा लगेगा, ये साथियों BNS तय करेगा। इसके बाद जो BNSS होगा वो साथियों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का काम ये रहेगा कि कोर्ट कैसे काम करेगा, कोर्ट कब उस व्यक्ति को कोर्ट बुलाएंगे, कब जो उसको बेल देंगे, कब उसको जो हाजिरी के लिए बुलाएंगे, जो भी कोर्ट का प्रोसेस है साथियों, ये सारा कोर्ट का प्रोसेस जो काम करती है वो BNSS के माध्यम से साथियों काम करेंगे। ये हो गया भैया भारत के अंदर क्राइम को रोकने के लिए जो है क्रिमिनल कानून जो बनाए गए हैं, इसे हम कहते हैं क्रिमिनल लॉ, इसे हम कहते हैं दंड कानून। यानी कोई अपराध करता है तो कोई जाति धर्म के आधार पर न्याय नहीं, बल्कि बिना जाति धर्म को छोड़ छाड़ कर जो है सबके लिए कानून बराबर होगा, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी वर्ण का हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में कह दिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर है। तो यहाँ कानून सबके लिए बराबर है, इस चीज़ को ध्यान देते हुए जो है ये क्रिमिनल लॉ साथियों काम करेगा। चाहे कोई राष्ट्रपति को छोड़कर साथियों, चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे कोई उद्योगपति क्यों ना हो, एरोप्लेन उड़ाने वाला क्यों ना, SP DSP जो अपराध करेगा उसको वही सजा होगा। एक SP अगर अपराध कर दिया है मर्डर का तो उसको भी वही सजा होगा जो एक आम नागरिक का होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखा है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का कि यहाँ पर जो है इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून सबके लिए बराबर है। 30 चीज़ को साथियों ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल लॉ बनाए गए हैं। तो ये हो गया दंड कानून, यानी कोई अगर अपराध होता है क्रिमिनल मामले में तो उसका सजा देने का काम साथियों दंड कानून के तहत होता है, BNSS के माध्यम से होगा। आगे साथियों है सिविल कानून, यानी कि सिविल लॉ साथियों। अब ये सिविल कानून क्या होता है, सिविल कानून के अंतर्गत आता है साथियों जैसे शादी विवाह, ठीक है, इसमें आ गया साथियों तलाक की जो मामला हो गया, इसके बाद साथियों प्रॉपर्टी की जो मामला आ गया, ये सब साथियों जो आता है ये सब सिविल केस में आता है साथियों, सिविल कानून है, इसी को कहा जाता है सिविल लॉ। अगर तलाक लेना है तो आपको सिविल लॉ के तहत तलाक होगी, या साथियों आपको शादी करना है, लव मैरिज करना है, जो भी मैरिज करना है, आप कोर्ट मैरिज करना है तो आपको भी सिविल मामले से ही होगा। जमीन जायदाद की अगर बंटवारा है तो वो भी सिविल कानून के तहत ही होगा। अगर गोद लेना चाहते तो गोद लेने का भी प्रक्रिया सिविल कानून के तहत ही होगा। ये सारे कानून साथियों जो हमें मिलेगा वो सारा जो है सिविल लॉ के तहत ही साथियों ये काम होगा, और सिविल कानून के तहत ही जो है इसका कार्रवाई चलता है साथियों। तो एक सिविल लॉ क्या होता है, यानी कि सिविल कानून क्या होता है आप लोग समझ गए। शादी विवाह से लेकर तलाक से लेकर गोद लेने की प्रक्रिया तक जो है ये सारा कुछ क्या कहलाएंगे, चाहे मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ हो, चाहे हिंदू के लिए पर्सनल लॉ हो, हिंदू का शादी विवाह कैसे होगा, मुस्लिम का शादी विवाह कैसे होगा, चाहे क्रिश्चियन का शादी विवाह कैसे होगा, कैसे तलाक होगी, ये सारी प्रक्रिया जो है हम सिविल लॉ के अंतर्गत साथियों इसको पढ़ेंगे। ये साथियों सिविल लॉ, इसको कहते हैं सिविल कानून।
आगे साथियों वाणिज्यिक कानून, इसे क्या कहते हैं, हम इसको कॉमर्शियल लॉ कहते हैं साथियों। कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत साथियों जैसे बिजनेस से संबंधित बहुत बड़ा बड़ा उद्योगपति, बड़ा बिजनेस वाले लोग जो है बहुत बड़ा क्राइम करता है, तो वैसे स्थिति पे जो उसे कॉमर्शियल लॉ के तहत ही साथियों ये कार्रवाई चलती है। और साथियों अगर कोई कंपनी वाला ठगने का काम करता है, अगर कोई कंपनी वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कोई गड़बड़ी करता है, तो इसका जो फैसला होता है, इसका जो कार्रवाई चलता है, ये कंपनी लॉ के साथियों, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, ये सारे कुछ साथियों कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत आता है। तो कंपनी से जुड़ा हुआ वो सारे अपराध, कंपनी से जुड़े हुए वो सारा कानून जो है कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत साथियों हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। अगला साथियों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में साथियों क्या होता है, देश विदेश, जैसे भारत और पाकिस्तान, चाहे भारत और चाइना के बीच में अगर युद्ध हो गया, तो इसके बीच में जो फैसला होगा वो इंटरनेशनल लॉ साथियों ये कहता है कि भारत देश के साथ साथ अगर कोई अन्य देश से जो है युद्ध हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाता है, चाहे किसी भी मामले में, तो वैसे मामले पर उसका फैसला कैसे होगा, उसका कार्रवाई कैसे होगा, उसका सजा कैसे, उसका कार्रवाई कैसे होगा, ये साथियों तय करता है इंटरनेशनल लॉ। साथियों इसको कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय कानून। यानी इसका मूल मकसद है कि सारे देश जो है मिलजुल कर चले, इसलिए साथियों इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है। अगला साथियों आपको मैं बता दूं, पर्यावरण कानून, इसको कहते हैं इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ बनाना साथियों बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए ज़रूरी था क्योंकि भारत के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ से कटाई हो रहे थे, यहाँ का जो जानवरों को मारा जा रहा था, तो यहाँ की पर्यावरण को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए इसलिए साथियों इन्वायरमेंटल लॉ लाया गया, जिसमें फॉरेस्ट एक्ट आप लोग पढ़ेंगे। यानी जीव जंतु को बनाने के, यानी जीव जंतुओं को क्षति पहुंचाने पर कौन सी धारा लगेगा, जैसे सुने होंगे सलमान खान हिरन को मार दिए थे तो सजा हो गया था। तो पर्यावरण को बचाने के लिए जो है जो भी कानून की जरूरत होती है वो साथियों जो भी कानून की जरूरत होती है वो साथियों इन्वायरमेंटल लॉ के तहत साथियों कार्रवाई होती है, इन्वायरमेंटल लॉ के तहत साथियों सजा होती है। आगे साथियों हम आपको बताते हैं मानव अधिकार कानून। मानव के जीवन से जुड़े हुए सारे अधिकार, चाहे आपका राशन पानी से लेकर हॉस्पिटल से लेकर कोई भी साथियों व्यवस्था हो, वो सारे अधिकार जो है उसको हम मानव अधिकार कानून कह सकते हैं, ह्यूमन राइट्स लॉ। साथियों ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ज़्यादातर जुड़ा हुआ है, ह्यूमन राइट्स लॉ। अगला साथियों कर कानून, जिसको हम कहते हैं टैक्स लॉ। अब ये कर कानून साथियों भारत देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। शिक्षा में भी टैक्स लगा दिया गया है। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको कौन सा कानून के तहत, किस धारा के तहत, कितने साल की सजा होगी, तो यह टैक्स लॉ साथियों ये तय करता है। टैक्स लॉ के तहत साथियों ये कार्रवाई होगा। आप कोई भी वस्तु को ले रहे होंगे, चाहे कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा होगा, जो किसी संपत्ति को घर में दबा कर रखा होगा, वो सारे व्यक्ति साथियों क्या करता है, टैक्स देता है। तो टैक्स से संबंधित साथियों जो कानून होगा वो इसको कहते हैं हम कर कानून। और टैक्स से संबंधित कानून साथियों, कभी टैक्स से संबंधित कोई अपराध होती है, टैक्स से संबंधित कोई अगर मामला घटती है, तो वैसे कंडीशन में टैक्स लॉ के तहत जो है इसका कार्रवाई होती है। और टैक्स लॉ में क्या क्या आता है वो सारे कुछ हम आगे बताएंगे। श्रम कानून साथियों, जिसको हम लेबर लॉ कहते हैं। अब होता क्या, हमारे भारत में अधिकतर लोग जो है 90% से प्लस लोग जो है मजदूर ही है। और हमारे मजदूर भाई लोग जो है कोई कंपनी में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कहीं किसी ठेकेदार के अंदर में रह के काम करता है, और उसको ढंग से सैलरी नहीं दिया जाता है, उसको बार बार घर दुड़ाया जाता है, बार बार उसको शोषण किया जाता है, यहाँ तक कि दोबारा अगर तिबारा उससे पैसा मांगा जाता है, उसको मारा जाता है, उसको शोषण किया जाता है। तो लेबरों के लिए कौन कौन सा अधिकार है, कौन कौन सा कानून है, तो ये साथियों लेबरों की संरक्षण के लिए, मजदूरों की संरक्षण के लिए साथियों लेबर लॉ है, यानी कि श्रम कानून बनाए गए हैं। और इसके लिए साथियों कहाँ पर जाना होगा, तो लेबर कोर्ट जाना होता है। ये सारे कुछ साथियों हम आपको बताएंगे सब आगे में, लेकिन किस चीज़ के लिए किस चीज़ काम आता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगला साथियों RTI, जिसको हम कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये क्या भैया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट साथियों 2005 में बना, इसलिए बना क्योंकि बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी लोग जो बड़ा यकड़ी दिखाता है, आपको काम कराने गए भैया तो बोल देगा ये काम नहीं होता है, वो काम नहीं होता, आप इस काम को कराने के लिए आए, ये काम यहाँ नहीं होता है। जो मन सर अप्लाई कर दिए, सपोज देता आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कह देगा कि यहाँ जाति पर, अब वहाँ कह देगा कि जाति प्रमाण पत्र आवश्यकता है। अब राशन कार्ड आप अप्लाई कर दिया, बोल देगा नहीं आपका जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है। अब भैया ये सब चीज़ें अगर ज़बरदस्ती अगर मांगने लगे और इस तरह से हक अधिकार छीनने के लिए वो लोग काम करने लगे, तो अब वैसे स्थिति में उस व्यक्ति से आप क्या कर सकते हैं, उस अधिकारी से RTI लगा सकते हैं, आप सूचना मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है
कि ये सरकार के द्वारा कोई विधि कोई कानून ऐसा बना है तो मुझे बताइए, एक आप संलग्न करें, मुझे जेरॉक्स कॉपी दीजिए। अगर सरकार ऐसा कानून बनाया है कि राशन कार्ड बनाते समय जो है जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, तो दिखाइए मुझे। तो आरटीआई भैया बहुत खतरनाक चीज़ है। यानी कि आरटीआई जब किसी अधिकारी के ऊपर लग जाता है तो उस अधिकारी छटपटाने लगता है और उसको जवाब देना पड़ता है। तो आरटीआई साथियों हम लोग का एक अधिकार दिए हैं। इसके बाद होता है पीआईएल। जब भी आपके साथ साथियों को अपराध होता है, कोई भी आपके साथ कोई भी घटना घटती है, तो वैसे कंडीशन में आप अदालत में जाकर जो है पिटिशन लगा सकते हैं, याचिका लगा सकते हैं। ये साथियों आपको अधिकार है। अगला साथियों इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में क्या होता है भैया, जब आप रेलवे में गुजर रहे होते, सफर कर रहे होते, तो वहाँ पे टीटी लोग जो ना बड़ा ही आपसे जो है ना उलझ जाता है। टीटी लोग जो है आपसे बदतमीजी करता है, मारपीट करता है। किसी कारणवश अगर आप टिकट नहीं भी कटा पाए तो आपको मार देते हैं, आपको बीच रास्ते में उतार देते हैं। तो ऐसे मामले में कौन सा कानून के तहत उस टीटी वाले को सबक सिखाएं। टीटी वाले के साथ साथ आरपीएफ लोग भी बहुत घमंडी होता है। तो आरपीएफ वाले भी अगर आपके साथ अगर इस प्रकार से करता है, उस अधिकारियों के ऊपर कौन सी सजा होगी, कितने साल की कार्रवाई होगी, ये सारे कुछ साथियों रेलवे से संबंधित इंडियन रेलवे कानून में साथियों हम लोग पढ़ेंगे, जो हम आपको सारे कुछ साथियों ये सब बताएंगे। अब मोटर व्हीकल एक्ट, हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं। तमाम भारत के लोगों के पास करीब से करीब जो लोगों के पास मोटरसाइकिल है। अब भैया मोटरसाइकिल तो चला रहे हैं, लेकिन मोटर से संबंधित यानी कि अपना बाइक से संबंधित एक भी कानून पता नहीं है। अब हमारे लोग को चालान कट जाता है, इसके बाद कहते हैं पुलिस वाले गलत है। पुलिस वाले की तो 100% नहीं 200% लेते हैं कि गलती है, लेकिन आपका भी तो गलती है क्योंकि आप कानून नहीं जान रहे हैं। आप तो भी कानून जानिए थोड़ा। कानून खाली पुलिस के लिए बना है क्या? तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत साथियों क्या कहा जाता है कि मोटर से संबंधित जो कानून है, यानी कि आप बाइक से संबंधित हो चाहे आप 4 व्हीलर चला रहे हैं, उससे संबंधित जो कानून है वो मोटर व्हीकल एक्ट में साथियों हम लोग पढ़ने को मिलेगा। इससे संबंधित जो सजा होती है, इससे संबंधित जो कानून है, ये सारे कुछ साथियों हम मोटर व्हीकल एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। आगे साथियों वोमेन एंड चाइल्ड लॉ, यानी इस देश में साथियों सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए कानून बना है। इस देश में महिलाओं को प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इस देश का महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा शोषण अत्याचार हुआ है और आज भी साथियों होते जा रही है। इसीलिए साथियों वोमेन से संबंधित और वोमेन में जो चाइल्ड आती है उनसे संबंधित साथियों कई सारे कानून बने हैं। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या तो किसी महिला का शादी ब्याह होने के बाद ससुराल में जो है उसको प्रताड़न करता है या किसी महिला को किसी अधिकार को छीनने का कोई प्रयास करता है, किसी लड़कियों के साथ कोई शोषण होता है, छेड़छाड़ होता है या उसके साथ बलात्कार होता है, ये सारे कुछ से संबंधित साथियों पोक्सो से लेकर पूरे सारे कई सारे कानून जो है साथियों बना हुआ है वोमेन एंड चाइल्ड को प्रोटेक्शन के लिए साथियों। अगला साथियों है कंज्यूमर लॉ। ये बड़ा खतरनाक है साथियों, ये बहुत मस्त भी है। अब इसको कहते हैं कंज्यूमर लॉ का साथियों उपभोक्ता कानून कहते हैं। क्या होता है, जब हम लोग कभी कभी साथियों कोई सामान खरीदते हैं तो हमें गलत प्रचार करके या तो गलत चीज़ जो है विज्ञापन दिखा के या तो गलत स्टिकर छाप कर और हमसे वो ज़्यादा पैसा वसूल कर लेते हैं और ख़राब वस्तु हमको दे देते हैं, ख़राब चीज़ हम लोग खरीद लेते हैं और वो हमें कहता है कि ये बहुत बढ़िया है और रेट भी उसका डुप्लीकेट लगा कर हमसे ज़्यादा पैसा लूट लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में साथियों आप जो उस व्यक्ति के ऊपर जो है कंज्यूमर लॉ के तहत साथियों आप केस कर सकते हैं, सजा दिला सकते हैं। कंज्यूमर लॉ साथियों बहुत ही खतरनाक कानून है। इस कानून के तहत हम लोग जो है के तहत साथियों आपके साथ अगर कोई गलत होता है, कोई आपको गलत सामान दे देता है और आप फंस जाते हैं, गलत सामान लेकर करने जाते हैं, वो रिटर्न नहीं कर रहा है, वो आपसे ज़्यादा पैसा ले लिया है, तो वैसे कंडीशन में साथियों आप कंज्यूमर लॉ के तहत साथियों आप क्या कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, सजा सुना सकते हैं। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे मैं कानून लिखा हूँ ये बहुत ही कम है, समझ लीजिए। बहुत सारे कानून का साथियों मैं आपको जानकारी दूंगा। जैसे हम चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ साथियों, तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, ये बहुत लंबा कहानी, तुरंत खत्म नहीं होगा। जैसे साथियों हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चल रहे हैं तो ये छोटा नहीं है भैया, बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है। अब इसको एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा ना भाई, इसको 6-6 महीना 2-2 महीना 3-3 महीना समय लगेगा तब जाके ख़त्म होगा। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में साथियों कई सारे एक्ट बना हुआ है, कई सारा कानून बना हुआ है, वो भी बताने में टाइम लगेगा। क्रिमिनल लॉ में जो सारे कानून है, क्रिमिनल लॉ में कई सारे एक्ट भी बना हुआ है, ये सारे एक्ट भी बताना होगा। जैसे साथियों सिविल कानून हो गया, सिविल लॉ, अब इसके अंतर्गत भी कई सारे कानून है। हिंदू के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग है, सबके लिए अलग है। यह हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू सोशल एक्ट अलग है, हिंदू एडॉप्ट एंड माइनॉरिटी एक्ट अलग है। तो कई सारे कानून है भाई, इसमें प्रॉपर्टी लॉ के लिए अलग है, सभी धर्मों के लिए। ये लंबा चौड़ा कहानी है। वाणिज्य कानून, जैसे आप वाणिज्य कानून कॉमर्शियल लॉ पढ़ रहे हैं तो ये बिजनेस से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, कंपनी लॉ हो गया, कई सारे एक्ट बना हुआ है, कई सारे कानून, तो बहुत लंबा है।
अब इसी तरह से जितना कानून है साथियों, ये सारा जो है कंप्लीट कराने में काफ़ी समय लगेगा। और ये इसके लिए साथियों हम अब ज्ञान का प्रतीक ऐप लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर ये सारे कानून का जानकारी आप लोगों को डिटेल से दूंगा, पूरा ढंग से दूंगा, अच्छा से दूंगा, आपको हिंदी में समझाऊंगा। आज तक यूट्यूब में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया जो हिंदी में इतना ढंग से कोई समझाएगा कानून को, लेकिन मैं आपको हिंदी से जो है आपको इतना मस्त समझाऊंगा, इतना अच्छे से समझाऊंगा कि आप कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई आप तो कानून पढ़ा रहे हैं लेकिन आप खुद डर रहे हैं, आपको कल धमकी दे दिया कि चैनल उड़ा देगा तो आप डर गए। नहीं भैया, हम डरे नहीं, हम डरे नहीं, आज भी बताते हैं नहीं हम डरे थे, न डरे हैं, न जीवन में कभी डरूंगा, कभी नहीं डरूंगा मैं। लेकिन मैं बताया ना सिचुएशन, और अभी मैं बता देता हूँ, मैं एक शादीशुदा भी व्यक्ति हूँ, अभी तक आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ और मैं थोड़ा सोचता हूँ फिलहाल के लिए, इसलिए सोचता हूँ क्योंकि अभी मेरे स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। अगर हम कोर्ट कचहरी पूरा अभी दौड़ने लगे, ठीक ना, आने जाने लगे, किसी के ऊपर हम मुकदमा कर दिए, एफआईआर कर दिए, तो सिर्फ मुकदमा कर देने से नहीं होता, उसके पीछे आगे पीछे दौड़ना भी पड़ता है भाई। कार्रवाई करने के लिए उसको पीछे पूरा लग जाना पड़ता है, तब कार्रवाई होता है। और अभी मेरा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है भाई, इसलिए जो है हम थोड़ा शांत है, वरना कानून की जानकारी मुझे इतना है कि हम मतलब घमंड नहीं कर रहे, या तो हम अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहे कि बहुत जानकारी, लेकिन पढ़ रहे हैं तो इसीलिए जानकारी है तो अच्छे से कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी साथियों इसलिए हम शांत हैं क्योंकि इसके वजह से जो है अभी हमारे कामों में कोई बाधा ना हो जाए, इसलिए साथियों फिलहाल के लिए हम जो है अभी शांत हैं, इस सब लफड़ों पर नहीं पड़ना चाहते हैं। और बाकी बात साथियों अगर समय के आधार पर अगर ठीक हुआ स्थिति तो फिर देखा जाएगा, और मैं उन लोगों को छोड़ूंगा भी नहीं। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में ये सारे कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दिया, ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ साथियों मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा जो ज्ञान का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक साथियों, ज्ञान का प्रतीक टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें। ज्ञान का प्रतीक जो है मेरा एक चैनल है, टेलीग्राम चैनल, उस चैनल को साथियों आप लोग ज्वाइन कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल साथियों आर्टिकल 19 नंबर 1 है, आर्टिकल 19 नंबर 1 है, बस साथियों आर्टिकल 19 नंबर 1 ऐसा ही लिखना है, आर्टिकल 19 नंबर, वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लें। ज्ञान का प्रतीक जो टेलीग्राम चैनल है इसको भी साथियों ज्वाइन कर लें। यहीं पर साथियों वो सारे का प्रतीक साथियों टेलीग्राम चैनल में आपको जो जितने सारे मैं कानून की जानकारी दूंगा सारे PDF जो वहीं पर मिलेगा साथियों, इसलिए जो ज्ञान का प्रतीक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।